नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देश में मानसून की एंट्री हो चुकी है। अधिकांश राज्यों में मौसम सुहाना बना हुआ है और बारिश का प्रभाव देखने को मिल रहा है। इस कारण कई जगहों पर लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे ही कुछ हालात उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में देखने को मिल रहे हैं। दरअसल भारी बारिश और बाढ़ का जबरदस्त कहर पीलीभीत में देखने को मिल रहा है। पीलीभीत के पास से बहने वाली नदियां एक तरफ जहां उफान पर हैं, तो दूसरी तरफ बाढ़ ने खेत खलिहान में लगे फसलों को बर्बाद करके रख दिया है। आपको बता दें कि गांव के अंदर तक पानी भर गया है और लोगों को घरों में रहना उनका दुश्वार हो गया है, क्योंकि पानी घर तक पहुंच गया है। पीलीभीत के नवादा, गुजिया, मीरपुर के साथ ऐसे दर्जनों गांव हैं जहां लोग सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। इसी कड़ी में पीलीभीत में बाढ़ के हालात का जायजा लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पीलीभीत पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई निरीक्षण किया। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने बेसलपुर तहसील पीलीभीत में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई निरीक्षण किया और जरूरी कदम उठाने के आदेश भी दे दिए। आपको यह भी बता दें कि बारिश के बढ़ने के साथ ही उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जो बाढ़ की मार झेल सकते हैं। नदियों के किनारे के गांव में अक्सर बरसात के मौसम में लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही हालात असम में भी बने हुए हैं। असम में बाढ़ ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर रख दिया है। इस कारण लाखों लोगों को उनके घरों से विस्थापित होना पड़ रहा है। साथ ही काजीरंगा नेशनल पार्क में बाढ़ और भीषण बारिश के कारण कई जानवरों की मौत हो गई है और अन्य जानवरों को रेस्क्यू किया गया। पहले मैंने सुबह पीलीभीत और इस समय लखीमपुर खीरी का हम लोग सर्वे करते थे, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करते थे। मैं यहां पर आपके बीच में आया हूं। 133 गांव जुलाई मास के प्रथम सप्ताह में ही आई इस अतिवृष्टि के कारण बाढ़ की चपेट में है। हजारों हेक्टेयर भूमि जो खेती की फसल की भूमि है, वह फसल उससे प्रभावित हुई है। बाढ़ से बचाव के लिए जनप्रतिनिधिगण और स्थानीय प्रशासन यहां पर अभी से पूरी तैयारी के साथ लगा हुआ है। आपने शारदा बैराज के पास और अन्य क्षेत्रों में भी देखा होगा कि समय पर बाढ़ बचाव के उपाय करने के कारण बहुत सारी जगह में अचानक आई इस बाढ़ के कारण जनधन की बड़ी हानि को रोकने में मदद मिली। आपके जो विधायकगण हैं, जनप्रतिनिधिगण हैं, इनके द्वारा जो प्रयास समय पे किया गया था, आज उसका परिणाम है कि एक बड़ी आबादी को हम लोगों ने इससे बचाने में मदद की। लेकिन नेपाल और उत्तराखंड से काफी बड़े पैमाने पर पानी छोड़ने के कारण नदी में जलस्तर काफी वृद्धि हो गई थी, जिसके कारण जुलाई के प्रथम सप्ताह में ही बाढ़ की इस विभीषिका से जूझना पड़ रहा है। बचाव के लिए हम लोगों ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएससी की फ्लड यूनिट, इन सबको तो लगाया ही है। स्थानीय गोताखोर भी है। हर ग्राम पंचायत में नौकाओं की व्यवस्था के लिए भी कहा गया है। बाढ़ चौकियां भी यहां पर 38 बाढ़ चौकियां भी स्थापित की गई हैं। बाढ़ से 12 जनपद वर्तमान में प्रदेश के प्रभावित हैं और इन 12 जनपदों में राहत और बचाव के कार्य युद्ध स्तर पर चलाए जा रहे हैं। और मैं आज स्वयं भी पीलीभीत और लखीमपुर जनपद का दौरा करने के लिए आया हूं। जनपद लखीमपुर में लगभग 1 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित है और इसमें हम लोगों ने यहां पर अभी तक यद्यपि कोई जनहानि और धनहानि हुई है, लेकिन जनहानि नहीं हुई है, पशुहानि नहीं होने के समाचार अभी देखने को मिले हैं।
लेकिन साथ साथ प्रशासन को पहले से इस बात की हिदायत दी गई है कि सीजन में बरसात में जल जमाव के कारण सांप के काटने से, बिच्छू के काटने से या जंगली जानवरों के काटने की शिकायतें आती हैं। इसके लिए एंटी स्नेक वेनम यानी सांप के काटने का इंजेक्शन और कुत्तों के काटने या जंगली जानवरों के काटने पर एंटी रेबीज का जो वैक्सीन होता है, ये सीएससी स्तर पर उपलब्ध करवाने की व्यवस्था हो। पीड़ित परिवारों के लिए, जो भी परिवार बाढ़ की चपेट में आया है, ये व्यवस्था की गई है कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में राहत सामग्री मिले। तो वहीं देश में पहली बार समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को उत्तराखंड में लागू करने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दिल्ली में एक समारोह में सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने जो वादा किया था उसे पूरा किया है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि यूसीसी का विधेयक जो उत्तराखंड में पारित हुआ है और राष्ट्रपति जी ने उसे अपनी स्वीकृति प्रदान की है, यह सम्मान उत्तराखंड की जनता का है जिन्होंने हमें यूसीसी पास करने के लिए अवसर प्रदान किया। यह सम्मान मेरा नहीं है, यह सम्मान उत्तराखंड की जनता का है। देखिए, ये यूसीसी का जो उत्तराखंड में विधेयक पारित हुआ है और राष्ट्रपति महोदया ने उसको अपनी स्वीकृति प्रदान की है, ये सम्मान उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का है जिन्होंने हमको यूसीसी पास करने के लिए अवसर प्रदान किया, यानी कि सरकार में आने का अवसर दिया और हमने उनसे किया हुआ वायदा पूरा किया। ये सम्मान मेरा नहीं है, ये सम्मान उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के बेसिक स्कूलों में शिक्षकों ने ऑनलाइन हाजिरी न लगाकर संकेत दे दिया है कि वो इस आदेश को हरगिज नहीं मानेंगे। शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर बच्चों को पढ़ाया और पहले की तरह ऑफलाइन हाजिरी लगाई। शिक्षक अपनी मांगों पर अड़े हैं, तो वहीं शिक्षा विभाग भी ऑनलाइन हाजिरी के अपने फैसले में बदलाव करने को तैयार नहीं है। इस मसले पर आपको दिखाते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। ऑनलाइन हाजिरी पर टीचर्स और शिक्षा विभाग आमने सामने। आदेश रद्द नहीं होने पर पूरे यूपी में विरोध जारी। ऑनलाइन हाजिरी पर शिक्षकों का बवाल क्यों? नहीं चलेगी, 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 नहीं चलेगी। विरोध की तस्वीरें बानगी है नाराजगी की, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बेसिक स्कूलों में शिक्षकों ने ऑनलाइन हाजिरी न लगाकर संकेत दे दिया है कि वो इस आदेश को हरगिज नहीं मानेंगे। शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर पढ़ाया और पहले की तरह ऑफलाइन हाजिरी भी लगाई। शिक्षक अपनी मांगों पर अड़े हैं, वहीं शिक्षा विभाग भी ऑनलाइन हाजिरी के अपने फैसले में बदलाव करने को तैयार नहीं है। विरोध हम टाइमिंग का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम देखिए हम समय का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम हमारी जो मैंने बोला ना, अभी मैंने आपसे बोला कि जो हमारी बेसिक नीड है पहले आप उसको पूरा कीजिए। हम ना तो समय के खिलाफ हैं और ना ही हमें बायोमेट्रिक के खिलाफ हैं। आप हमारी समस्याओं को पहले दूर करिए, जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो हमें दीजिए, फिर हम इस चीज़ को। मैं प्राथमिक विद्यालय कुरौली में हूँ। सर ये बताइए कि जो ड्यूटी हम लोग की लगा दी जाती है, मान लीजिए 8 बजे से रात में 12 बजे आ जाता है कि आपकी ड्यूटी गंगा पार लग रही है, आपके कोई अधिकारी आया है, चले जाइए वहाँ पर। तो हमारी जो सड़क पर ड्यूटी लग जा रही है झंडा फहराने के लिए, तो जब हम बायोमेट्रिक आ गया ये, तो फिर हम लोग स्कूल जाकर पहले बायोमेट्रिक लगाएंगे कि यहाँ पर आकर अपनी ड्यूटी संभालेंगे। वैसे तो प्रदेश के बेसिक स्कूलों में ऑनलाइन हाजिरी के लिए काफी वक्त से प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए शिक्षकों को प्रति स्कूल 2-2 टैबलेट भी दिए गए हैं। सरकार ने आदेश दिए थे कि शिक्षकों के साथ ही छात्रों की ऑनलाइन हाजिरी और एमडीएम के साथ साथ 12 रजिस्टरों का ब्यौरा ऑनलाइन दर्ज करना है। पहले 1 जुलाई से ऑनलाइन हाजिरी दर्ज करानी थी, उसके बाद 15 जुलाई तक मोहलत दे दी गई। फिर अचानक 8 जुलाई से ऑनलाइन हाजिरी के आदेश दे दिए गए। अब जैसे जो दूर दराज स्कूल हैं, बीच में रेलवे क्रॉसिंग वगैरह हैं, सड़कें कच्ची हैं, वहाँ पे लोगों को पहुँचने में दिक्कत है।
और हम लोग की मांगे भी बहुत सारी हैं। जो शिक्षक संघ के नेता हैं उनसे बहुत सारी मांगे हैं सर, ईएल है, कैशलेस चिकित्सा है और बहुत सारी मांगे हैं। वैसे तो शिक्षकों का तर्क है कि दूर दराज से आने वाले शिक्षकों के लिए ये संभव ही नहीं है। उनका कहना है कि देर होने पर सीधे एब्सेंट दिखाकर वेतन काटने का नियम गलत है। खैर, सवालों के बीच बढ़ता विरोध बता रहा है कि नियम को लेकर नाराजगी अब बढ़ती जा रही है और ऊपर से विपक्ष में बैठी सपा यानी अखिलेश की फौज भी इस मुद्दे को राजनीतिक रंग दे चुकी है। तो सवाल ये कि क्या 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में शिक्षकों की नाराजगी क्या भारी पड़ेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक रहेंगे अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के लोक भवन में 7,720 लेखपालों को नियुक्ति पत्र वितरण किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कहा कि 2022 की राजस्व विभाग के द्वारा भर्तियों को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पूरा कर लिया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की फितरत होती है अच्छे कार्यों में रोड़े अटकाना और गुमराह करना। उन्होंने इस कार्य में भी रोड़े अटकाए, लेकिन अधीनस्थ चयन आयोग सुप्रीम कोर्ट तक गया और आज ये नियुक्ति पत्र वितरित किया जा रहा है। उन्होंने प्रदेश की पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी की सरकार पर हमला करते हुए कहा कि 2017 से पहले भर्ती प्रक्रिया में तमाम समस्याएं थी। एक परिवार आपस में जिले बांट लेता था और चाचा भतीजे वसूली पर निकल जाते थे, लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया में निष्पक्षता से युवाओं में विश्वास आया। कुछ लोगों की फितरत होती है हर अच्छे कार्य में रोड़ा अटकाना, अफवाह पैदा करना, गुमराह करना और कहीं ना कहीं नवचयनित लेखपालों के नियुक्ति पत्र वितरण में भी इस प्रकार के रोड़े अटकाने के प्रयास हुए। लेकिन राजस्व विभाग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इसके लिए लड़ा और अंततः सुप्रीम कोर्ट से भी फैसला अपने पक्ष में करके आज 7,720 नवचयनित युवाओं को उनकी आकांक्षा के अनुरूप यह नियुक्ति पत्र आज प्रदान हो रहा है। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। अभी 4,700 और नई नियुक्ति की अधियाचन हम भेज चुके हैं, उसको भी हम बहुत शीघ्र पूरे करने वाले हैं और इस प्रक्रिया के पूरे होते ही 30,837 जो लेखपाल प्रदेश में नियुक्त होने चाहिए उनकी संख्या पूरी हो जाएगी। प्रदेश सरकार और डबल इंजन की यह सरकार युवाओं के रोजगार और उनकी नौकरी के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। पिछले 7 वर्ष में आपने देखा होगा नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, बिना किसी भेदभाव के युवा की योग्यता और उसकी क्षमता के अनुरूप प्रदेश सरकार ने इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया, जिसका परिणाम था कि 6 लाख से अधिक युवाओं को हमें सरकारी नौकरी में नौकरी प्रदान करने और नियुक्ति पत्र प्रदान करने का अवसर प्राप्त हुआ और आज वे सभी युवा प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। वे अलग अलग क्षेत्र में थे, तो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में था, कोई अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से था, कोई उच्च शिक्षा चयन आयोग बोर्ड से, कोई माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग बोर्ड से, कोई बेसिक शिक्षा परिषद से, कोई पुलिस भर्ती के रूप में। 2017 के पहले क्या होता था? ये जो भर्ती आधे लेखपालों के पद खाली पड़े हुए क्यों पड़े हुए थे? क्योंकि भर्ती नहीं होती थी। भर्ती की प्रक्रिया में तमाम होल थे। भर्ती की प्रक्रिया को पहले ही चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी और पूरा खानदान अलग अलग जिले आवंटित हो जाते थे।
मुझे याद है लेखपालों की भर्ती की एक प्रक्रिया को कैसे इन्होंने दागी बना दिया था, लेकिन एक ये प्रक्रिया है, इस 7,720 लेखपालों की पद प्रदेश के अंदर भरे गए, और मैं कह सकता हूं एक भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि अभियाचन से लेकर के नियुक्ति पत्र वितरण की इस पूरी प्रक्रिया में चयन की प्रक्रिया हो या उनको नियुक्ति पत्र देकर के जिला आवंटित करने तक किसी को सिफारिश कराने की आवश्यकता नहीं पड़ी, किसी को यह कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी साथ हमारी तैनाती हो जाए, क्योंकि उसे मालूम है, उसे विश्वास है, और युवाओं का विश्वास हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, क्योंकि इस युवा के लिए ही सरकार पूरी ताकत लगा रही है, जिससे उसके उज्जवल भविष्य के माध्यम से हम प्रदेश के विकास के पथ को अग्रसर करके उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित कर। प्रदेश में अब तक हमारी सरकार 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्तावों को ग्राउंड ब्रेकिंग करा चुकी है, यानी उनका जमीनी धरातल पर उतारने में सफलता प्राप्त कर दी है, और हमारे पास अभी लगभग 30 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव बाकी हैं, जिनको जमीनी धरातल पर उतारने की कार्रवाई हमारे स्तर पर चल रही है। जो बेहतरीन निवेश का माहौल प्रदेश के अंदर बना है, एमएसएमई सेक्टर को प्रोत्साहित करने का कार्य हुआ, इन सब से भी हमने प्रदेश में 1,62,00,000 से अधिक युवाओं को अपने ही गांव और अपने ही घर में, अपने ही जनपद में नौकरी की संभावना उपलब्ध करवाई। ये भी प्रदेश के युवाओं के लिए एक अवसर प्राप्त हुआ। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में अपने जनपद और अपने गांव में सुविधा प्राप्त हुई। और यही नहीं, प्रदेश ने स्वरोजगार के लिए भी केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए भी जो कार्य प्रारंभ किया, जिसमें प्रदेश सरकार के स्तर पर, विभिन्न स्तर पर जो प्रयास प्रारंभ हुए, आज उसका परिणाम किस रूप में हम सबके सामने प्राप्त हो रहा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट बुधवार को विधानसभा में पेश किया। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने 2024-25 का बजट पेश करते हुए राज्य की जनता को कई बड़ी सौगातें दी। साथ ही सरकार के 5 साल के रोड मैप को जनता के बीच रखा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने यह दावा किया कि साल 2047 तक राजस्थान पूरी तरह से विकसित राज्यों में शामिल होगा। बजट पेश होने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए भजनलाल ने कहा कि सरकारें आती हैं, बजट पेश करती हैं, लेकिन किसी सरकार का प्रदेश के लिए कोई विजन नहीं होता। हमने बजट के साथ विजन पेश किया है। बजट में सरकार का विजन होना बेहद जरूरी है। हमने इस बात की कोशिश की है कि सरकार का विजन जनता के बीच रखा जाए। परिवर्तित बजट 2024-25 का ये बजट आया है। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि हमारा विजन और हमारी सरकार का ये बजट, क्योंकि सरकारें अधिकतर हम देखते हैं आती हैं, अपना 5 साल का बजट पेश करती हैं, लेकिन बजट के साथ साथ विजन भी हो। आपने देखा होगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद देश के अंदर एक विजन, आगामी योजनाएं, 2047 तक का भारत कैसा होगा। आज हमने हमारे राजस्थान का बजट भी कि हमारा 2047 का राजस्थान कैसे होगा, क्योंकि हमेशा आप देखते हैं योजनाएं बनती हैं और वो योजनाएं पूरी होती हैं जब तक उन योजनाओं का और आगे जो काम होना चाहिए वो उसकी जनसंख्या के आधार पर, हमारी आवश्यकता के आधार पर बढ़ जाते हैं, वो हमारी योजनाएं छोटी लगने लगती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार का ये जो बजट 2047 के विजन को रखते हुए
हमने हर क्षेत्र में, क्योंकि आपने पिछली बार देखा होगा हमारा जो पहला अनुदान बजट था उसमें हमने आप सभी को कहा था कि हमारी ये सरकार बिजली और पानी के लिए कटिबद्ध है। राजस्थान के अंदर पानी की बहुत बड़ी समस्या है, बिजली की भी समस्या है। हमने इस बजट को बिजली पानी के साथ साथ हमारे किसान, हमारे युवा, हमारी महिलाएं, हमारा औद्योगिक क्षेत्र, हमने धीरे धीरे उन सभी विषयों को इस बजट में रखा है। हमारा विजन कि आने वाले समय में विकसित राजस्थान बने। हम 8 करोड़ जनता की जो इच्छा और अपेक्षा है, हमारा जो अंतिम पंक्ति में व्यक्ति खड़ा है, उसको हम क्या कर सकते हैं, उसकी अपेक्षा हमसे क्या है, उसकी अपेक्षा पर खरा हम कैसे उतर सकते हैं। समाज का हर बंधु, हर वो भाई जिसको आवश्यकता है। तो चलिए अब रुक करते हैं मथुरा का, जहां मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह, डीजीपी प्रशांत कुमार पहुंचे और बांके बिहारी जी का मंदिर का दौरा किया। साथ ही कॉरिडोर को लेकर ब्रजवासियों से मुलाकात की। मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ एडीजी आगरा अनुपम पी श्रेष्ठ, आईजी दीपक कुमार, डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह, एसएसपी शैलेश कुमार पांडे जैसे तमाम अधिकारी मौजूद रहे। जो भी महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल हैं जहाँ पे भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उसकी एक सुरक्षा स्कीम है। उस सुरक्षा स्कीम के तहत ही व्यवस्थाएं की जाती हैं। बांके बिहारी मंदिर के बारे में अभी जो स्कीम है उसको और कैसे बेहतर किया जाए, क्योंकि जैसा मुख्य सचिव महोदय ने बताया कि यहाँ भीड़ विशेषकर जो सप्ताह का अंत होता है या लंबे वीकेंड्स होते हैं, उस समय या मुख्य त्योहारों पे बहुत अधिक संख्या में श्रद्धालु मथुरा के अलावा अन्य आसपास के जनपदों से, अन्य प्रदेशों से भी आते हैं। ऐसी स्थिति में किसी भी व्यक्ति को कोई असुविधा न हो, चाहे यहाँ के लोकल लोगों को या जो बाहर से आने वाले श्रद्धालु हैं, उसकी सुविधा का स्तर बेहतर कराया जाए। बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए 7 से 10 लाख लोग एक दिन में, जो पीक डेज होते हैं, उसमें आ रहे हैं। तो आपने देखा आसपास सकरी गलियां हैं और 3 जगह से 3 दरवाजे आने के हैं और 2 से एग्जिट है, बाहर निकलते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की यही चिंता है कि इस भीड़ को कैसे व्यवस्थित करके और सभी लोगों को दर्शन की व्यवस्था बनाई जाए। इसीलिए मैं और डीजीपी साहब यहाँ पर आए हैं और सभी मंडल स्तर के और जनपद स्तर के अधिकारियों के साथ वहाँ पे हम लोगों ने उस क्षेत्र का दौरा किया है और पार्किंग वगैरह भी इसके बाद हम लोग देखेंगे। तो ये एक अच्छा सुगम व्यवस्था बनाने की बात है। जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं दर्शन के लिए, उनको केंद्र में रखते हुए, कि उनकी सुविधा का ध्यान रखते हुए, ताकि वो आए और दर्शन करके जब लौटें तो संतुष्ट हो। तो खबर दिन भर में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।